जी, रिसर्च का हमने इंट्रोडक्शन तो ले लिया है, एक्सप्लेनेशन क्या होती है रिसर्च की, इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है। सिंपली अगर हम रिसर्च को इन वेरी सिंपल वर्ड्स अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट्स एन अटेम्प्ट टू डिस्कवर समथिंग। तो किसी भी चीज़ को जब डिस्कवर किया जाता है तो डेफिनेटली वो समथिंग न्यू ही होती है या उसको इन्वेंट किया जाता है या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सटेंड किया जाता है, तो वो भी इसको भी हम रिसर्च कहते हैं। किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज में इज़ाफ़ा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम रिसर्च करते हैं। इसमें रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग में और इसके एडवांटेजेस क्या-क्या होते हैं, किसी सोसाइटी को उसका क्या बेनिफिट होता है और किस तरह से आज की टेक्नोलॉजिकल दौर में हम रिसर्च के बगैर सर्वाइवल हमारा नहीं है और किस तरह से हम अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं रिसर्च के थ्रू। इसमें हमने काफ़ी लास्ट लेक्चर्स में गुफ्तगू कर ली थी। आज हम मेथड्स ऑफ नोइंग पढ़ेंगे कि रिसर्च हम क्यों करते हैं, हम क्यों प्रेफ़र करते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूँढने के लिए रिसर्च करना क्यों प्रेफ़र करते हैं। देयर आर मेनी अदर मेथड्स टू नो समथिंग, टू डिस्कवर समथिंग, टू आंसर any question, but why we do research and why we prefer the research over all other things. तो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी मैडम, यस आ रही मैम। है, ला रहे हैं। ठीक है। तो ये मेथड्स ऑफ नोइंग क्या होते हैं? हमने कब जानना होता है किसी चीज़ के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे ज़हन में कोई क्वेश्चन रेज़ होता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारे ज़हन में पैदा होता है, कोई क्वेरी आती है कि ये क्यों है, ये किस तरह से है या हमने किसी सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। हमने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाना है तो किस तरह से हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। हमने मार्केट में जाना है या हमने पार्टीज़ में जाना है तो हमारी ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए, हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हम मुख्तलिफ तरीकों से जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए हमें हर वक़्त कुछ क्यों, कब, कैसे क्या का सामना करना पड़ता है और उसका आंसर जो है वो डिफरेंट चीज़ों से लेते हैं, डिफरेंट सोर्सेज़ से लेते हैं। तो वो सोर्सेज़ क्या हैं? इसको हम मेथड ऑफ नोइंग कहते हैं। तो वो डिफरेंट क्वेश्चन्स का आंसर ढूँढने के जो मेथड्स हैं, दैट आर कॉल्ड मेथड्स ऑफ नोइंग। तो उसमें सबसे पहले मेथड तो आपका आ जाता है इंट्यूशन जिसको हम कहते हैं। इंट्यूशन को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसको हम इंस्टिंक्ट भी कहते हैं। जैसे किसी इंसान के फितरी तौर पे कुछ चीज़ें उसके ज़हन में आ जाती हैं कि इट इट मस्ट बी ट्रू कोई क्योंकि ये सारा सफ़र जो हमारा होता है किसी क्वेश्चन का आंसर हम ट्रुथ की तलाश में होते हैं कि सही रास्ता कौन-सा है। जो ट्रुथ है वो क्या है? वो जानने के लिए और हर चीज़ अपनी जो सोसाइटी में हम चीज़ें जो हम अपने सोशल, साइकोलॉजिकल, रिलीजियस प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं जिससे हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो होता है वो इंट्यूशन होता है। यानी कि हमारी फितरत में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमें बता देती हैं कि ये चीज़ हमारे लिए सही होगी या हमारे लिए गलत होगी। तो जब हम कुछ चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि बिकॉज़ आई एम फीलिंग माय consciousness is saying that it's true, so then it will be a true thing. तो इसमें हम अपने आप से पूछते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस के पास जाते हैं, तो वहाँ से हमें जवाब मिल जाता है कि कोई चीज़ सही है या गलत है। तो बहुत सी चीज़ों में हम इंट्यूशन यूज़ करते हैं और अपने सवालों के जवाब तलाश करते हैं। इसके बाद यानी कि समटाइम्स अगर आप इसको मैस मीडिया में अप्लाई करें तो आप कह सकते हैं कि अगर आपने कोई एड बनाई है और आपने उस एड बनाने में एक सॉन्ग यूज़ किया है, कोई उसका जिंगल है, उसमें कुछ मॉडल्स आपने लिए हैं और एड्स में एक मैसेज कंस्ट्रक्ट किया है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा उसके बाद उसको टेस्ट करने की कोशिश नहीं करते। आप कहते हैं कि ऑलरेडी हर एड के अंदर जो है वो यही चीज़ें चल रही हैं, सेम मेथड्स चल रहे हैं, तो डेफिनिटली इट्स माय इंट्यूशन, ये मुझे खुद ब खुद ही पता है, इट्स सेल्फ एविडेंट कि ये चीज़ें ही एड्स के लिए ज़रूरी हैं, तो इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट मार्केट में लेके आया जा सकता है। तो इट इज़ कॉल्ड इंट्यूशन जिससे आप अपनी गट फीलिंग्स से किसी चीज़ का पता चला लेते हैं
आप अपनी कॉन्शियसनेस से किसी चीज़ का पता चला लेते हैं, आपको किसी बाहर से किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं होती। Then comes the next method of knowing, it is called tenacity. Tenacity जो होती है इसको आप rigidity भी कह सकते हैं, यानी कि सख्ती से किसी चीज़ पर अमल दरामद करना, या हम इसको अगर हम अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी के हिसाब से बात करें तो हम इसको ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, या रिवायत पर मबनी भी कह सकते हैं, रिवायती चीज़। जैसे हम कहेंगे कि इस सवाल का जवाब ये है बिकॉज़ इट्स अ ट्रेडिशन इन आवर सोसाइटी, ये हमारी रिवायत है। अब इसकी कोई लॉजिक हो या ना हो, लेकिन चूँकि एक रिवायत के तौर पर ये चीज़ चली आ रही है, तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। टेनेसिटी इज़ इसकी लॉजिक क्या होती है? समथिंग इज़ ट्रू बिकॉज़ इट हैज़ ऑलवेज़ बीन ट्रू, कि हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है, हमेशा से ऐसे ही बिहेव हो रहा है, तो हम भी ऐसे ही, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में अगर आपका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, तो आप ये कहेंगे कि हमेशा से ऐसे ही होता है कि हम जो है वो क्लास लेते हैं, उसमें इस तरह से बैठते हैं, टीचर से क्वेश्चन करने का एक पर्टिकुलर वे है, तो वो आपको अपनी रिवायत से पता चल जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में रेज़ करते हैं, उसको हम थ्रू टेनेसिटी उनका आंसर ले लेते हैं। अच्छा, समटाइम्स ये बिलीफ जो होते हैं वो बड़े तोहमात किस्म के भी हमारे बिलीफ्स हो सकते हैं टेनेसिटी में, कुछ रिवायात हमारी गलत भी हो सकती हैं, तो इसका इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूँकि हम अ इंटेलेक्चुअल लेज़ीनेस का शिकार भी होते हैं, तो हम सिंपली जो है वो टेनेसिटी देख लेते हैं कि रिवायत क्या चल रही है, तो ठीक है हम उसी के ऊपर कोई ना कोई इवन जब हम रिसर्च करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स एकेडमिक रिसर्च करते हैं, तो वो देखते हैं कि रिवायत क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के थीसिस यहाँ पर होते हैं, कौन से टॉपिक जो है वो यूनिवर्सिटी में उनका ट्रेंड है, तो उसके मुताबिक ही वो अपना टॉपिक ले लेते हैं, वो अपना इंटरेस्ट या समटाइम्स वो मार्केट वैल्यू नहीं देखती उस चीज़ की, बल्कि टेनेसिटी के थ्रू वो अपना कोई क्वेश्चन या टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो टेनेसिटी इज़ द सेकंड मेथड टू नो समथिंग अबाउट द सोसाइटी और योरसेल्फ। Then comes the third method of knowing. This is authority. Authority क्या होता है कि I believe it's true because an expert says it's true. वो expert कौन हो सकता है? हमारा parent भी हो सकते हैं. That may be our teacher. That may be a journalist. That may be some analyst. आपका कोई भी ऐसा बंदा जो आपका ओपिनियन मेकर है, आपसे ज़्यादा अच्छा जानता है, जिसका जो आपसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, आप किसी भी चीज़ में जब आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, तो यू गो टू दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी जो आपको उस क्वेश्चन का आंसर देता है एंड यू गेट सैटिस्फाइड। क्योंकि आपको पता है कि चूँकि मुझे फिज़िक्स नहीं आती, तो अगर मैंने फिज़िक्स के किसी प्रोफ़ेसर से कुछ पूछा है, तो वो आंसर बिल्कुल ठीक ही होगा। इसी तरह से हम अगर साइकोलॉजी में हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अगर हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और वो हमें कोई सॉल्यूशन बताता है, तो वी गेट सैटिस्फाइड कि ये चूँकि ये एक्सपर्ट है इस चीज़ का, तो हम अथॉरिटी से भी अपने जो क्वेश्चंस या कन्फ्यूजन्स ज़हन में हमारे अराइज़ होती हैं, उनको हम पेसिफाई कर सकते हैं। तो अथॉरिटी इज़ द थर्ड मेथड टू नो अबाउट समथिंग। लेकिन नेक्स्ट जो है फोर्थ मेथड, दैट इज रैशनलिज्म। अगर आपको किसी चीज में कोई लॉजिक नजर आ रही हो, लॉजिकल रीजनिंग हो उसके अंदर, आपको वो कन्विंसिंग लग रही हो, तो हम उसे कहते हैं दिस इज द रैशनलिज्म, हम उसे मान लेते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, दो जगह पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, दो खास के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, हम दोनों की बात सुने, जिसकी बात हमें ज्यादा लॉजिकली अपील करती है, हम उसके हक में राय दे देते हैं। यानी कि रैशनलिज्म इज ऑल्सो अनदर वे for knowing different things in the society. इसी तरह से एम्पिरिसिज्म है जो फिफ्थ मेथड है। एम्पिरिसिज्म एक्सपेरिमेंट से बना है, यानी कि हमारा तजर्बा ये कहता है कि ऐसे होता है। हम अपने तजर्बे की बुनियाद पे एक राय कायम कर लेते हैं और फिर उसको आगे हम लोगों तक भी पहुंचाते हैं कि ये चीज़ इस तरह से होती है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको पास होने का कोई तरीका है। जैसे आपके पास भी अब आपका थर्ड सेमेस्टर है, जो आपके भी सीनियर्स ने बहुत से अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए होंगे कि हमारा एक्सपीरियंस ये है कि आप एग्जाम में ए ग्रेड कैसे ले सकते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या है, आप अटेंडेंस आपकी फुल कैसे हो सकती है, आप मतलब डिफरेंट वो आपको
तरीके बताते हैं, बिकॉज़ ये उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड यू बिलीव इन देम बिकॉज़ आपको पता होता है कि वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। इसी तरह से आप कोई दवाई खाते हैं, वो आपको सूट कर जाती है, कोई आपका सर दर्द है, वो ठीक हो जाता है, तो आप दूसरों को बाय योर ओन एक्सपीरियंस रिकमेंड करते हैं, रेफर करते हैं कि आप भी ये दवा लें, इससे आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। मेबी सिचुएशन चेंज और उसका सर दर्द और बढ़ जाए, लेकिन बहरहाल हम अपनी ओपिनियन जो है वो शेयर कर देते हैं। बिकॉज़ इट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। तो हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी अपनी राय कायम करते हैं किसी चीज़ के बारे में, एंड इट्स द फिफ्थ मेथड ऑफ नोइंग। तो ये सारी चीज़ें हमारी आम कॉमन ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों को जानने के लिए ये मुख्तलिफ़ वेज़ हैं, 5 तरीके हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को, क्योंकि हर इंसान हर वक़्त कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है, हर वक़्त वो जानने की स्टेज पर होता है। जब वो बच्चा होता है तो उसको डिफरेंट वो अथॉरिटी पे बिलीव ज़्यादा करता है, जैसे उसके पेरेंट उसको गाइड करते हैं, उसके टीचर्स उसको गाइड करते हैं, वो उन्हीं चीज़ों पर अमल करता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो खुद इंट्यूशन भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जब उसके पास एज थोड़ी मैच्योर होती है तो उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आ जाते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में, तो वो एक्सपीरियंसेस की बात भी मानना शुरू हो जाता है। लेकिन और आगे आके आपको रिवायात भी पता चलना शुरू हो जाती हैं। आफ्टर 40 ज़्यादातर आप इंट्यूशन बेस्ड चीज़ों को, आपकी चूँकि मैच्योरिटी आ चुकी होती है, आपकी इंट्यूशन मज़बूत हो चुकी होती है, इंस्टिंक्ट आपको पता चल चुकी होती है, आप उस पे भी बिलीव करते हैं और उसकी बेस पे अपनी राय कायम करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर डेफ़िनेटली ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि अथॉरिटी में भी आपको कोई चीज़ बताए, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें अथॉरिटी से पता चलती हैं, लेकिन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इसी तरह से आपका एक्सपीरियंस जो है वो दवा खाने का और होगा, किसी और बंदे की फिज़िकल कंडीशंस डिफरेंट होंगी, उस पे दवा का असर डिफरेंट होगा, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं इनको इसलिए कहा जाता है कि ये ऑथेंटिक नहीं है, वैलिड नहीं है, क्योंकि इनमें हर एक के अंदर कोई-कोई लिमिटेशंस हैं। एम्पिरिसिज़्म के अंदर भी हैं, रैशनलिज़्म के अंदर भी हैं। एक इंसान को एक बात लॉजिकल लग रही होती है, लेकिन दूसरे ही बंदे को उसमें बहुत सारे ये जो लूप होल्स नज़र आ रहे होते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए में कोई ना कोई लिमिटेशन मौजूद है। तो जिसकी वजह से हम साइंटिफिक मेथड्स का रुख करते हैं और रिसर्च करते हैं। रिसर्च जो होती है उसमें हम प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हम काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसमें सारा बैकग्राउंड नॉलेज देखते हैं, पास्ट रिसर्चेस क्या हो चुकी हैं, वो हम देते हैं और साइंटिफिक वे से हम ट्रुथ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इस मेथड को वैलिड मेथड इसलिए कहा जाता है कि रिसर्च रिपीटेडली होती है, इसमें रिकरिंग एनालिसिस होते हैं, बार बार हम एक चीज को मुख्तलिफ जगहों पर टेस्ट किया जाता है। अगर एक कोई भी हाइपोथेसिस होता है, अगर एक रिसर्च पब्लिकेशन में आता है, तो रिपीटेडली, फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल रिसर्च को देखें, तो कोई दवा इजाद करने से पहले उसको मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में उसको टेस्ट किया जाता है। समटाइम एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है, समटाइम्स ह्यूमन बीइंग्स पे टेस्ट किया जाता है कि इस रिसर्च के क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं, इस दवा से के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये कितना क्योर करेगी, 80% करेगी या 100% करेगी या 50% करेगी। तो इसके लिए आपको एक वक़्त दरकार होता है जिसमें आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो एक्सपीरियंस करते हैं। फिर आप जब एक एक्सपीरियंस करके आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है उस दवा के बारे में, तो फिर उसको मुख्तलिफ जगहों पर टेस्ट किया जाता है। यानी कि सिर्फ एक रिसर्च नहीं होती, फिर उसको दूसरे साइंटिस्ट जो होते हैं वो भी उसी सेम दवा को का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो रेप्टिशंस करने के बाद फिर आपका एक जो फैक्ट है वो वैलिड करार पाता है और उसके बाद आप उसको ऑथेंटिक कह सकते हैं। तो इसलिए रिसर्च जो फाइंडिंग्स होती हैं उनको बार-बार टेस्ट किया जाता है और उसमें समटाइम्स जैसे पहले साइंस में ये समझा जाता था कि ज़मीन जो है वो साकिन है। ये स्टेशनरी है, ये अपने मदार के गिर्द नहीं घूम रही।
तो ये रिपीटेड डेफिनेटली उस पे रिसर्चेस हुई, आगे साइंटिस्ट ने पीछे वाला नॉलेज भी हासिल किया, वो बैकग्राउंड नॉलेज भी लिया, और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज पे आए कि जो साइंस है वो उसके मुताबिक नेक्स्ट रिसर्चेस ने पिछली रिसर्च को रिजेक्ट कर दिया, और न्यू फाइंडिंग्स ये थी कि जमीन जो है वो अपने मदार के गिर्द घूमती है, जमीन साकिन नहीं है। तो ये थ्रू रिसर्च हमें पता चला, जितनी भी एडवांसमेंट साइंस में हो रही है वो रिसर्च के थ्रू ही हो रही है। और फिर इन नजरियात को जो रिसर्च से एक दफा साबित हो जाते हैं, उसको फिर बार बार टेस्ट किया जाता है। जैसे एक चीज अगर अमेरिका में हुई है तो यूरोप के साइंटिस्ट भी उसको टेस्ट करते हैं, फिर अमेरिका में ही डिफरेंट साइंटिस्ट उसको उसी सेम नजरिए को या आइडियोलॉजी को दोबारा टेस्ट करते हैं। किसी भी लॉ को दोबारा टेस्ट किया जाता है, और बार बार टेस्ट करने पर जब एक ही रिजल्ट निकलता है, सबका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो फिर कहा जाता है कि ये एक वैलिड चीज है। इस वजह से साइंस को बाकी मेथड्स ऑफ नोइंग पे, साइंटिफिक रिसर्च को बाकी मेथड्स ऑफ नोइंग पे थोड़ा सा एज हासिल है, और इसको ज्यादा वैलिड समझा जाता है। जो चीज साइंस से साबित हो जाती है उस पर बिलीफ ज्यादा होता है लोगों का, उस पर आप ज्यादा यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये ऐसा ही होगा। जैसे हम अगर आप मैस कम्युनिकेशन की मिसाल लें, तो आपने कम्युनिकेशन थ्योरीज में मुख्तलिफ मैस कम्युनिकेशन की थ्योरीज पढ़ी होंगी, जिसमें आपकी जो जब मीडिया टेलीविजन आया था, इजाद हुआ था, अमेरिका में फर्स्ट टाइम आया था, तो उसमें आपने थ्योरी पढ़ी होगी कि इसके असरात को मैजिक बुलेट थ्योरी आई थी। इसके असरात जो होते हैं वो बिल्कुल सरायत कर जाते हैं कि इंसान के अंदर जैसे ही वो टेलीविजन पे कोई मैसेज देखता है, और वो इंजेक्ट हो जाता है उसके अंदर, वो उसको कम्प्लीटली अब्सॉर्ब कर लेता है, अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और उसमें इस तरह से होता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स पे, जितने लोग वो मैसेज देख रहे होते हैं, उन पे यूनिफॉर्म असर होता है, एक ही जैसा मैसेज का वो असर लेते हैं। इसको हम मैजिक बुलेट थ्योरी कहते थे, या इसको हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल भी कहा जा सकता है। लेकिन रिपीटेड रिसर्चेस से ये साबित हुआ कि ऐसा नहीं होता। बार बार जब इस टॉपिक के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर रिसर्च की गई, तो ये कहा गया कि मीडिया मैसेजेस जो हैं वो यूनिफॉर्म इफेक्ट नहीं करते, बल्कि डिफरेंट थॉट्स ऑफ और डिफरेंट माइंड्स पे डिफरेंट तरीके से असरअंदाज होते हैं। तो इस तरह से जो साइंस है वो सेल्फ करेक्टिंग है, वो खुद ही अपने आप को ठीक करती रहती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि साइंटिफिक मेथड्स जो हैं ऑफ नोइंग है, दे आर द मोस्ट वैलिड मेथड्स ऑफ नोइंग। डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इंट्यूशन, टेनेसिटी जो है साइंस ही वैलिड मेथड है, लेकिन कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे साइंस जो है हमें हमें उस तरह से गाइड नहीं करती। जैसे अगर आपने कोई फ्रेंडशिप करनी होती है, या आपने कोई रिलीजन चूज करना होता है कि कौन सा रिलीजन, तो वहाँ पे साइंटिफिक मेथड आप समटाइम्स आपके लिए इतने वैलिड नहीं होते, बल्कि वहाँ पर आप इंट्यूशन, अपने एक्सपेरिमेंट्स और अथॉरिटी, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जहाँ पर सोशल इश्यूज आते हैं, जहाँ पर हम मैस मीडिया आता है, इसके इफेक्ट्स आते हैं, जहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, जहाँ पे आपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को ट्रीट करना होता है, देन यू हैव टू फॉलो द साइंटिफिक मेथड्स। क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन को इंट्यूशन की बेस पे डील करना शुरू हो जाए, तो शायद वो बड़ी खतरनाक शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको इस तरह के एकेडमिक जो चीज़ें होती हैं, उसमें आपको रिसर्च पे रिलाई करना पड़ता है, जो कि एक साइंटिफिक मेथड ऑफ नोइंग है। जी, एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर? मैम रैशनलिज्म को प्लीज रिपीट करिएगा सर आप। रैशनलिज्म को मैं रिपीट कर देती हूँ। रैशनल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। रैशनलिज्म का मीनिंग होते हैं, वो ये होते हैं, आई बिलीव इट इज ट्रू बिकॉज इट्स लॉजिकल, देयर साउंड सम वैलिडिटी है, इसमें कोई लॉजिक है इसकी, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आप देखिए चीज की। रिवायत जो होती है ना, जो टेनेसिटी होती है, उसमें समटाइम बड़ी हमारे यहाँ बड़ी इस तरह की रिवायात हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं है, हमें खुद समझ नहीं आती होती कि हम इन रिवायात को क्यों फॉलो कर रहे हैं, और वो हमें वो खत्म हो जानी चाहिए।
जैसे हमारी ये जो वेडिंग सेरेमनीज होती है इसमें बहुत सारी रिवायात ऐसी हैं जो जिनकी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन चूंकि वो रिवायात हैं, वो टेनेसिटी है, वो हमारे बड़े करते आ रहे हैं, तो वी आर द रिजिड पीपल, तो हम उनको वैसे ही फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन रैशनलिज्म क्या होती है कि जब आपको प्रॉपर एक चीज लॉजिकल दिखाई जाती है, जैसे जो अगर आप कहते हैं कि ये जो है अभी लास्ट टाइम अफ्रीका में जिसकी नस्ल जो है वो डिस्टिंक्ट हो गई है, अब मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा। चलिए हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि स्वान्स होती हैं जो एक वो बतख की एक शक्ल होती है स्वान्स, वो सारी की सारी सफेद होती है। तो चूंकि हमने मोस्टली वो नहीं देखा होता वो वाला बर्ड जो होता है, तो हम ये समझते हैं कि वो हमेशा सफेद ही होती है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जिसमें वो ब्लैक भी मिली हैं। इसी तरह से हम ये समझते हैं कि लेपर्ड जो होता है वो हमेशा ब्राउनिश कलर का होता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से ये लॉजिकली जब हमें नजर आता है, जब हम उसे देख लेते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर व्यू भी कर लेते हैं, तो ये एक लॉजिकली बात है कि जाहिर है कि लेपर्ड जो होगा वो हमेशा चीता जो होगा वो ब्राउन कलर का ही होगा, लेकिन वो व्हाइट कलर का भी होता है। कुछ ऐसे बड़े आजम भी हैं, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे वाइट भी लेपर्ड नजर आता है। तो इसका मतलब है कि हमारी लॉजिक भी कहीं पे रॉन्ग हो सकती है। हाँ, यहाँ भी मसला जो हल करती है वो साइंस ही हल करती है, कि साइंटिफिकली अगर प्रूव हो जाए कि कोई ऐसा दुनिया का एरिया नहीं है जहाँ पर व्हाइट लेपर्ड मौजूद है, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ फैक्ट, एज अ ट्रूथ। असल में ये सारी चीजें हम क्यों तो करते हैं? जी। मैम यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर आप कह रहे हैं ना कि साइंस हमें ज्यादा प्रूव करती है ऑथेंटिसिटी, जी। लेकिन मैम मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि साइंस नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट होता है एक। कोई हम्म। भी इक्वेशन बनाए, कोई भी लॉ बनाए या कुछ भी बनाए ना, उसमें एक कांस्टेंट जरूर होता है। लाइक हम्म। साइंस जो होती है ना, वो आइडियल केस में हमें कोई लॉ कोई थ्योरी देती है आइडियल केस में। इन रियलिटी वैसा नहीं होता, क्योंकि अगर हमारे ग्रेविटी आती, कोई भी लॉ ले लें, ग्रेविटी है, एयर हम्म। फ्रिक्शन है, कोई भी लॉ ले लो, वो सारा कुछ आता है। साइंस में सिर्फ उसने ना वो कांस्टेंट रखा होता है हर चीज को। तो हम्म। हम यहाँ पे ये चीज ले सकते हैं कि जो कांस्टेंट है ना, वो हर जगह के हिसाब से तब्दील होता है। तो साइंस भी इतनी ऑथेंटिक नहीं है फिर इस हिसाब से, अगर हम लॉजिक को नहीं मानते तो। हाँ, असल में लॉजिक जो है ना वो साइंस जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा सेल्फ करेक्टिंग है। साइंस आपको एक एक जगह पर अगर एक एक्शन हुआ ना अमेरिका में, तो अफ्रीका में भी वो टेस्ट हो रहा है, वो पाकिस्तान में भी टेस्ट हो रहा है, वो डिफरेंट कल्चर्स में टेस्ट जब होती है चीज। अगर आप सोशल इश्यूज की बात करें या मीडिया फैक्ट्स हम ले लेते हैं, तो जब वो डिफरेंट कल्चर्स में टेस्ट होने के बाद सेम रिजल्ट्स दे रही है, 10 ईयर से वो उसको कोई किसी ने उसको रिजेक्ट नहीं किया उस थ्योरी को, तो फिर इसका मतलब है कि वो ऑलमोस्ट हैज बिकम अ लॉ। जब तक कोई नई चीज, कोई नई एडवांसमेंट उस स्टेट को चेंज नहीं कर देती। तो कांस्टेंट की जो आप बात कर रहे हैं ना, रिसर्च में हम रिसर्च करते ही उस चीज पे हैं, हम रिसर्च करते हैं वेरिएबल्स पे। वेरी का मतलब होता है द थिंग्स दैट कैन चेंज, दैट कैन वेरी। ठीक है, तो कांस्टेंट पे तो रिसर्च हो ही नहीं सकती, कांस्टेंट तो फैक्ट है, अंडरस्टूड है। जैसे हमारे लिए कुछ चीजें कांस्टेंट है, हमारे लिए अल्लाह ताला एक है, खुदा एक है, हम इस पे कभी रिसर्च नहीं करेंगे, हम इसको कभी फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट या थ्रू साइंटिफिक रिसर्च, बिकॉज हमने इस पे इंट्यूशन, या आप समझे कि रिलीजन भी कई जगहों पर मेथड ऑफ नोइंग होता है। कुछ लोग हर चीज रिलीजन से लेते हैं, कुछ लोगों के लिए मेथड ऑफ नोइंग जो होता है वो बुक्स होती हैं। तो हम इसमें ये कांस्टेंट है, लेकिन जो चीज वेरी करती है उस पे तो रिसर्च हो सकती है ना। सोशल साइंसेज में तो हम वेरिएबल्स पे रिसर्च करते हैं, साइंसेज में भी इवन। अगर हम मैम अगर हम यहाँ पे इस तरह देखें कि अगर अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो किसी वैली वगैरह में या किसी एक क्लोज शेड में हुआ है वो एक्सपेरिमेंट, जी तो जी। हम वही चीज यानी कि पाकिस्तान में कर रहे हैं, वही चीज हम वो क्लोज शेड के अंदर कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हम क्लोज शेड को छोड़ के ओपन, मतलब फिर हमारे लिए ये होगा कि हमारे लिए वो जो क्लोज शेड है ना, वो एक कांस्टेंट है, कि क्लोज शेड का होना वहां पे बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। ये रिसर्च एक्चुअली आपके दरमियान से आवाज कट रही थी, लेकिन आई थिंक आई गेट योर पॉइंट
कि आप ये कह रहे हैं कि ये तो हमें मेंशन करना होता है। आपको पता है कि जब भी हम कोई रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं, तो अगर हमारी इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो हम उसको रिसर्च के एंड पे मेंशन करते हैं। एनेक्सर के तौर पे भी मेंशन कर सकते हैं और रिसर्च में एज़ अ इसको लिमिटेशंस कहते हैं। इनको हम एज़ अ लिमिटेशन बताते हैं अपनी रिसर्च, ताकि जो फ्यूचर रिसर्च हो, तो उसको पता हो कि इस रिसर्च की ये लिमिटेशन थी, इसको अगर इस कांस्टेंट को निकाल दिया जाए तो फिर जो है रिसर्च का रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप वो जो शेड की आपने एग्जांपल दी है, अगर आप वो शेड के बगैर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो फिर तो डेफिनेटली आपने उसका वो चेंज कर दिया। लेकिन अगर शेड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, तो देन आल्सो यू हैव चैलेंज द थ्योरी। डेफिनेटली रिसर्च इसीलिए इसको सेल्फ करेक्टिंग कहते हैं कि अगर एक थ्योरी एस्टेब्लिश हो गई है, तो हो सकता है कि किसी दूसरी कल्चर में जाके, किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाके वो चैलेंज हो जाए। तो फिर उसपे दोबारा रिसर्च होगी, फिर उसपे दोबारा से साइंटिस्ट काम करेंगे, जो ताकि यूनिफॉर्मली वो असरअंदाज हो। जैसे हमने ये देखा है कि हमारी डिफरेंट वैक्सीन्स हैं या हमारी डिफरेंट दवाएँ हैं, जो बीमारी को वाक़ई हर कल्चर के लोगों को, हर एनवायरनमेंट के लोगों को वो दवा खाने से फ़र्क पड़ जाता है, बीमारी कम हो जाती है। शुगर, ब्लड प्रेशर हर जगह पर एक ही चीज़ से कंट्रोल हो जाता है, एक ही फ़ॉर्मूला होता है ना, दवाइयों के नाम तो चेंज हो सकते हैं, इस लेकिन अंदर जो फ़ॉर्मूला होता है ना उसका केमिकल फ़ॉर्मूला वो सेम होता है। तो वो उससे फ़र्क पड़ जाता है। डेफ़िनिटली ये रिसर्च से साबित हुआ है और डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट जो एनवायरनमेंट में अगर सेम रिज़ल्ट आ रहा है, तो वो थ्योरी एस्टेब्लिश हो गई। हाँ, अगर आपका रिज़ल्ट डिफरेंट है या आपने कोई उसमें वेरिएबल चेंज कर लिया है, देन यू हैव टू पॉइंट आउट दैट कि मेरी इस थ्योरी में मैंने इस चीज को कांस्टेंट रखा, ठीक है? ये आप मेंशन करते हैं, समटाइम्स आप अपने मॉडल में भी मेंशन करते हैं। जब आप प्रैक्टिकल रिसर्च करेंगे ना, तो मैं आपको कांस्टेंट भी बताऊंगी, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, कुछ चीजें जो हम कांस्टेंट रखते मैम हैं वो कैसे रखते हैं। मैम यहाँ पे ना एक और पॉइंट है। जिस तरह स्टार्ट में जब कोरोना आया था तो कुछ लोग ये कहना स्टार्ट करके कि जहाँ पे क्या कहते हैं सर्दी ज्यादा है यानी कोल्ड मौसम है वहां भी ये ज्यादा सेप्टोटोल है कि वो लोग अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या इस तरह के काफी ज्यादा ना उन्होंने फैक्ट्स हाँ। बताए थे। लेकिन इन अदर हैंड देखें तो वो जो इटली वगैरह में हुआ है वो भी एक ठंडा इलाका हम्म। हाँ जी, किया हाँ जाता जी। है। लेकिन इंग्लैंड वगैरह में इतना नहीं वो सेपरेट हुआ, तो यहाँ पे वो चेंज हो जाता है ना इस तरह में। हाँ, नहीं ये देखिए, यहाँ ही तो यही तो साइंटिफिक रिसर्च है। जब कोरोना आया है उस वक्त से रिसर्च क्वेश्चन रेज हो गए। कोरोना में मैंने आपको कहा है कि रिसर्च एक तो बैकग्राउंड नॉलेज सारा गेन करती है, जितना भी उस पर लिटरेचर होगा ना रिसर्च पढ़ेगी। अब कोरोना नई चीज थी, तो साइंटिफिक रिसर्च क्या करेगी? साइंटिफिक रिसर्च रिसर्च जो कोरोना जिन लोगों को हुआ है उनमें जो सिम्टम्स है ना, उस पे जो पास्ट में रिसर्च हुई है वो पढ़ेंगी। अब जो कोरोना की सिम्टम्स थी दैट वाज क्वाइट फेमिलियर विद द फ्लू, तो फ्लू पे सारी रिसर्च जितनी भी हुई है उसको पढ़ा गया, उसके क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसका वेदर का क्या असर होगा उसके ऊपर, कल्चर्स का क्या असर होता है, एहतियात से कितनी फर्क पड़ सकता है। ये सारी चीजें हमने फ्लू फ्लू के लिटरेचर से लेके उसको कोरोना के आगे, जैसे हम कहते हैं ना, रिसर्च इज आल्सो व्हेन यू आर एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो फिर हमने कोरोना में यही किया, हमने फ्लू के ऊपर को बेस बनाकर, तो अपने जो पार्टिसिपेंट्स थे, रिसर्चर्स जो जिनको कोरोना हुआ था वो हमारे पार्टिसिपेंट थे, उन पे रिसर्च की कि उनके सिम्टम्स क्या हैं। तो कंटिन्यूअस आप देखेंगे 1 ईयर से रिसर्च हो रही है इसके ऊपर। स्टिल बहुत सी चीजें जो है इसके बारे में जानने वाली है। इसीलिए कहा जाता है कि जबकि लॉजिक जो है, या आप ये बात कह रहे हैं कि सर्दियों में ज्यादा होता है, इस तरह के मिथ्स, ये डेफिनेटली इसके रिसर्च पेपर्स आए होंगे कि सर्दी वाले इलाकों में ज्यादा है, लेकिन उस वक्त भी एग्जाम्पल मौजूद थी। ऑस्ट्रेलिया में इतना नहीं था, जब हमारा जून था तो उनका दिसंबर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा नहीं था उसी वक्त भी उसकी जो थी तो यही रिसर्च का फायदा है ना, कि वो खुद से ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स में, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जाके खुद अपने आप को ही करेक्ट करती रहती है। तो अल्टीमेटली फिर हमारे पास एक पर्टिकुलर कोरोना की वैक्सीन भी आ जाएगी, विद रिपीटेड रिसर्चेस हम इसको ढूंढ भी लेंगे, इसके सिम्टम्स भी पता चल जाएंगे, क्योर भी पता चल जाएगा। लेकिन ये इसीलिए कहते हैं ना कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट है। ये वक्त के साथ साथ हमें पता चलेगा। जो जैसे जैसे हम रिसर्च करते जाएंगे, अगर हम मिथ्स पे रहें या हम इंट्यूशन पे रहें कि मेरा ख्याल है कि मुझे तो फ्लू में ये कुछ होता है तो कोरोना में भी मुझे यही होगा, तो ये सारी चीजें इंट्यूशंस हैं, टेनेसिटी है, या हमने देखा है जिसको कोरोना हुआ है, या कोई अथॉरिटी है फॉर एग्जांपल डॉक्टर, उससे पूछ लिया, लेकिन असल चीज बाकी हमें रिसर्च ही बताएगी।
और मे भी ये रिसर्च कंटिन्यू करें 2 इयर्स 3 इयर्स और फिर हम प्रॉपर कोरोना के ऊपर काबू पा सकें। इसीलिए तो रिसर्च होती है ना कि जो भी कोई नई चीज आ रही है, कोई नई डिजीज आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ऑफ नोइंग जो है वो रिसर्च ही है, खास तौर पे मेडिकल साइंसेस में। दो के एग्रीकल्चर में भी और आपके इवन साइकोलॉजिकल जो आपकी चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी डिप्रेशन जो है ये एज अ डिजीज नहीं लिया जाता, जबकि रिसर्च ये कहती है कि इसकी पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स अगर आप लोगों वो क्वेश्चन बने हुए हैं, ये अगर आप किसी में सिम्टम्स देखते हैं तो वो डिप्रेशन है, वो उसको कोई और मसला नहीं है, उसको उसको दवा लेनी चाहिए, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। डिप्रेशन की स्टेजेस होती है, तो ये हमें साइंस ने बताया है। एक हमारी उसमें इंट्यूशन है, एक हमारी टेनेसिटी भी है, अथॉरिटी भी है, लॉजिक्स भी हैं बहुत सारी हम डिप्रेशन की, लेकिन जो साइंस हमें बताती है दैट्स द मोस्ट ऑथेंटिक वे टू डील द डिप्रेशन। ऐसे ही है। शुक्रिया मैम आपके। एनीवन मैम एल्स? रिलीजन जो है ये अथॉरिटी में आ जाएगा? रिलीजन अथॉरिटी में भी आएगा और इंट्यूशन में ज्यादा आएगा कि कुछ चीजें हम हमारे, ये मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि इस्लाम में ये कहा जाता है कि जो इंसान की अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां जो है इंसान की फितरत में रखी हैं। यानी कि अगर इंसान, जैसे लामा इकबाल का शेर है ना कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। यानी कि अगर आप अपना बनेंगे, अपने आप को अंदर से तलाश करेंगे तो आपको खुदा मिल जाएगा। दिस इज आवर बिलीफ। डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट बिलीफ्स हैं। तो हम जो है इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं कि हमारे अंदर, हमारी फितरत के अंदर ही अल्लाह की पहचान रखी हुई है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम खुद ब खुद उसके साथ फील करते हैं कि हमारा कनेक्शन है वर्ड ऑफ गॉड के साथ। जो अल्लाह ताला ने कुरान हम पढ़ते हैं तो हम अंदर से हमारी आवाज आती है कि ये अल्लाह ताला का ही कलाम है। तो हम जो है ना इस्लाम जो है, आई थिंक हम मुसलमान उसको इंट्यूशन का मजहब समझते हैं, अगर हम उसको तलाश करना शुरू करें। डेफिनेटली अथॉरिटी से ही हमें उसको सीखने की तो जरूरत वहां से ही मिलती है, लेकिन बिलीफ जो होता है ना वो हमारे अंदर से आता तो फिर मैम जब हम ये बात करते हैं कि साइंटिफिक मेथड इज द बेस्ट मेथड, है। तो Yes. हम अपने जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उसको हम निगेट नहीं कर रहे? जी, मैंने आपको पहले ये कह दिया कि साइंस आपको बहुत सारे इश्यूज का, जब लेक्चर मैंने एंड किया था, बहुत सारे इश्यूज का हल देती है। इवन ये जो आपकी बुक है डोमिनिक की, जो मैं आपको रेफर भी करूंगी, लिंक भी भेज दूंगी इसका, हार्ड कॉपी में यूनिवर्सिटी में मौजूद भी है हमारे डिपार्टमेंट में। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो साइंस है, साइंटिफिक मेथड्स में बी इनअप्रोप्रिएट इन मेनी एरियाज ऑफ लाइफ। फॉर इंस्टेंस कौन से एरियाज हैं जिसमें ये इनअप्रोप्रिएट है? अगर आपने कोई रिलीजन चूज करना है तो आप साइंस से कैसे पूछें? साइंस तो अपनी लॉजिक्स बताएगी कि ये चीज है। साइंस तो ये कहती है ना कि एक्सपेरिमेंट है, जो चीज नजर आ रही है दैट्स अ फैक्ट, जो आपको नजर नहीं आ रही दैट्स नॉट अ फैक्ट। ठीक है, तो रिलीजन आप कैसे चूज करेंगे? रिलीजन तो आपको अनसीन पे बिलीव करने के लिए कहता है। फरिश्ते भी नजर नहीं आते, खुदा भी नजर नहीं आता, तो हम अनसीन पे कैसे यकीन कर लें? तो साइंस, इवन इस बुक के अंदर जो इवन साइंस की भी लिमिटेशंस है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइंटिफिक मेथड्स में बी इनअप्रोप्रिएट इन मेनी एरियाज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग रिलीजन। या आपने सोशल लाइफ में कोई फ्रेंड बनाना है, ठीक है, फ्रेंडशिप करनी है, तो आप साइंस आपको क्या बताएगी कि इसको बना लो और इसको नहीं बनाओ? ये तो आपकी इंट्यूशन सेलेक्ट करेगी ना। तो कुछ चीजों में साइंस उस तरह से वैलिड नहीं है जहाँ पे इंट्यूशन वैलिड है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मेथड ऑफ नोइंग जो है वो नल एंड वॉइड है, वो गलत है और सिर्फ साइंस की अथॉरिटी है। लेकिन हर मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जहाँ पे आपकी लाइफ सेविंग चीज है, जैसे आपका मेडिकल है, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, या आपका टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आपको नजर आ रही है जो डेवलपमेंट, वो डेफिनेटली साइंस की मरहून मेहनत है, वो आप साइंस के बगैर नहीं कर सकते। साइंस के बगैर हम कोरोना में क्लासेस नहीं ले सकते थे, साइंस नहीं लेके दी। तो कुछ चीजों में वाकई जो है साइंस जो है वो अनबिलीवेबल उसने एडवांसमेंट की है। तो डेफिनेटली हम तो अपने रिलीजन को जो है ना वो साइंस से अलग ही करके देखते हैं। हमारा रिलीजन जो है ना वो अलग है। जी, एनीवन एल्स?
मैम एक्चुअली मोस्टली लोग यही कहते हैं कि जो साइंस है वो एक इवॉल्विंग चीज है, वो टाइम के साथ साथ जी इवॉल्व करती है, लेकिन जी जो जी मजहब है, जो रिलीजन है, वो स्टॉप है, वो जी इवॉल्व नहीं करता वो टाइम के साथ साथ। इसलिए वो ज्यादा प्रेफर करते हैं साइंस को, क्योंकि उन्हें पता है कि नई से नई चीजें आती रहेंगी, नई से नई चीजें टेक्नोलॉजी आएंगी।